कल्पना कीजिए आप अपनी जिंदगी संवारने के लिए एक नए शहर में जाते हैं। हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरे पर सपने और दिल में एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद। लेकिन जैसे ही आप अपना रास्ता पूछते हैं, पीछे से आवाज आती है, अरे ये बिहारी यहाँ भी आ गया। एक पल के लिए सोचिए, क्या सिर्फ एक जगह से होने की वजह से आपको इतना नीचा दिखाया जा सकता है? ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। दिल्ली की गलियों से लेके मुंबई के स्टेशन तक, क्लासरूम से कॉर्पोरेट ऑफिस तक बिहारी शब्द को अक्सर एक गाली बना दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि नफरत आई कहां से? एक पूरे स्टेट के लोगों को एक स्टीरियोटाइप में क्यों बांध दिया गया? और क्या ये सिर्फ बिहार के साथ हो रहा है या फिर ये देश के अंदर एक बड़ी समस्या का हिस्सा है? दोस्तों, आज हम इस कहानी को समझेंगे, उसके पीछे के सच को ढूंढेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहारी होना असल में पाप है या गर्व की बात। आज जो बिहार को हम एक पिछड़ा राज्य के रूप में देखते हैं, उसका इतिहास कुछ और ही कहानी सुनाता है। अगर हम समय की घड़ी को 2300 साल पीछे ले जाएं, तो ये धरती पूरे विश्व के लिए एक जगमगाता सितारा थी। बिहार उस दौर में सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक महान सभ्यता का केंद्र था, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े साम्राज्य प्रभावित हो जाते थे। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, दुनिया का सबसे बड़े और सबसे सुव्यवस्थित शहरों में शुमार होता था। ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीज ने लिखा है कि ये शहर एक विशाल लकड़ी के फोर्ट से घिरा हुआ था, जिसमें 570 टावर्स थे। रोड नेटवर्क्स और बाजार की ऐसी प्लानिंग थी कि आज की मॉडर्न स्मार्ट सिटीज भी उनके सामने छोटी लगती है। इसी धरती पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, जो अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला था। यही बोधगया में सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्धा बन गए। कलिंगा युद्ध के बाद अशोका भी इसी धरती पर शांति के प्रचारक बने। उसके एडिक्ट से बुद्धिज्म न केवल भारत बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, जापान और ग्रीस तक फैला। बिहार जैन धर्म की जन्मभूमि भी रहा है। महावीरा वैशाली में पैदा हुए और उन्होंने अहिंसा और सत्य के आदर्शों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी छवि आज भी दुनिया भर में गुनगुनाई जाती है, 5th सेंचुरी में स्थापित हुई ये विश्व की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहां 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य एक साथ रहते और पढ़ते थे। उसकी लाइब्रेरी धर्मगंजा इतनी विशाल थी कि जब दुश्मनों ने इसे जलाया तो किताबें महीनों तक जलती रही। इसी नालंदा की गोद से आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक निकले, जिसने जीरो, पाई का वैल्यू और पृथ्वी के घूमने का ज्ञान दिया। और पटना से ही सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी कौम को न्याय और वीरता की राह दिखाई। सोचिए, एक राज्य जिसने दुनिया को राजा, सम्राट, धर्म, विज्ञान और ज्ञान सब दिया, आज वही बिहार गरीबी और माइग्रेशन के लिए मशहूर है। तो सवाल ये है, कैसे एक महान इतिहास से निकला हुआ राज्य आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार हो गया? आइए इस समस्या को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो भले ही बिहार कभी इंडिया का इंटेलेक्चुअल और कल्चरल हब था, आज वो देश का वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स। 2022-23 में बिहार के एक आदमी की एवरेज इनकम थी 53,000, जबकि नेशनल एवरेज है 1,70,000। यानी अगर इंडिया के एक नॉर्मल आदमी की जेब में 100 रुपए आ रहे थे, तो बिहार के एक आदमी की जेब में सिर्फ 30 रुपए आ रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा कि 1960-61 में अनडिवाइडेड बिहार जीडीपी शेयर के हिसाब से देश के टॉप 5 स्टेट्स में आता था, लेकिन आज बिहार इंडिया के टोटल जीडीपी में सिर्फ 2.8% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इसकी पॉपुलेशन देश का 9.2% है। बिहार की इस हालत का बड़ा कारण उसका जंगल राज भी है। 1990s और अर्ली 2000 में बिहार का एक टर्म बहुत फेमस हुआ, जंगल राज। ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राज कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं था, क्राइम रेट स्काई हाई था, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर जैसे केसेस रोज की बात थे। लोग शाम 7 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे। इंडस्ट्रीज वो तो कब की बंद हो चुकी थी। बिहार के पास कोई मेजर इंडस्ट्रियल हब था ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज थी वो भी या तो बंद हो गई थी या दूसरे
दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गई। अब ये सब सुन के शायद सोच रहे होंगे कि लालू के बाद तो नीतीश कुमार आए, उन्होंने थोड़ी प्रोग्रेस तो की। हाँ, नीतीश ने रोड्स बनवाए, इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव की और क्राइम रेट पे थोड़ी लगाम लगी, पर प्रॉब्लम ये है कि ये चेंजेस सरफेस लेवल पे ही ज्यादा दिखते हैं। कोर इश्यूज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अब भी वही के वही हैं। और पॉलिटिक्स, वो तो आज भी कास्ट के नाम पे चलती है। हर इलेक्शंस में कास्ट इक्वेशन ही डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा। मिनिस्टर्स अपनी कास्ट के लोगों को फायदा देते हैं और ये टॉक्सिक साइकिल चलता रहता है। बिहार के लोग भी इसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। वोट देते वक्त डेवलपमेंट से ज्यादा कास्ट देखी जाती है। ये पॉलिटिकल मेस ही वजह है कि बिहार इकोनॉमिकली और सोशली दूसरे स्टेट से पीछे रह गया है। ऊपर से बिहार की सोसाइटीज कई सोशल इश्यूज इस नेगेटिव इमेज को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम है डाउरी सिस्टम। बिहार में डाउरी एक प्रथा के रूप में चलती है। एक IAS ऑफिसर को 1-2 करोड़ रुपए, IPS को 80 लाख से 2 करोड़ और ऐसे ही लिस्ट चलती चली जाती है, जो कि ये चीजें इसके बैकवर्डनेस के खप्पे को और गहरा कर देती है। उसी तरह सिविक सेंस का इशू भी आता है। पब्लिक प्लेसेस पे गंदगी, थूकना और बेसिक मैनर्स की कमी, ये चीजें बिहार के बहुत से एरियाज में कॉमन है। अब ये किसी एक इंडिविजुअल की गलती नहीं है, ये कल्चरल इश्यूज हैं जो एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी से आती है। पर जब ये लोग दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो ये बिहेवियर उनकी इमेज को और खराब करता है। इंडिया में नॉर्थ और साउथ की इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक बड़ा डिवाइड है। साउथ इंडियन स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इकोनॉमिकली ज्यादा एडवांस्ड है। इन स्टेट्स का टैक्स कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर जब बात आती है फंड्स एलोकेशन की, तो बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि इन स्टेट्स में पॉवर्टी और पॉपुलेशन ज्यादा है। बिहार में 1/3 पॉपुलेशन अब भी पॉवर्टी में जी रही है, जिसका प्रेशर गवर्नमेंट रिसोर्सेज से पड़ता है। जैसे लोग मनरेगा जैसे वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट का पैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में नहीं लग पाता। ऊपर से लिटरेसी यानी पढ़ने लिखने की कैपेसिटी भी नेशनल एवरेज से कम है। इससे स्किल्ड लेबर्स मिलना मुश्किल होता है, जो इंडस्ट्रीज के लिए बैरियर बन जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 रुपए जो तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, उसके बदले उसे सिर्फ 29 पैसा वापस मिलता है। महाराष्ट्र को 13 पैसे और बिहार हर 1 रुपए के बदले 1.99 रुपए। ये सिस्टम इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पुअरर स्टेट को अपलिफ्ट किया जाए, पर साउथ इंडियन स्टेट को लगता है कि उनका पैसा बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स पे वेस्ट हो रहा है। ये नैरेटिव लोकल लोगों के दिल में घर कर जाती है और नफरत और बढ़ जाती है। इसके अलावा बिहार को ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लोगों के हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर करता है। 2015-16 में 52% थी, ये 2019 से 21 के बीच घट के 34% हो गई, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन ये फिगर अब भी नेशनल एवरेज 14.96% से काफी ज्यादा है, जो दिखाता है कि बिहार अब भी पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट से जूझ रहा है। बिहार में 40% लड़कियों की शादी 18 साल के पहले हो जाती है, जबकि नेशनल एवरेज 23% है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी काम करने वाली महिलाओं का रेशियो सिर्फ 30.5% है, जबकि नेशनल एवरेज 41.7% है। 38.5% महिलाएं 15 से 49 एज ग्रुप ने कभी फॉर्मल स्कूल नहीं देखा, मतलब इतनी लड़कियों ने कभी स्कूल एजुकेशन लिया ही नहीं। हेल्थ के मामले में भी बिहार की हालत ठीक नहीं है। NFHS 5 के मुताबिक 6 महीने से 5 साल तक के 69.4 बच्चे एनीमिक हैं, यानी उनको खून में आयरन की कमी है, जो थकान, कमजोर इम्यूनिटी और पुअर लर्निंग एबिलिटी लाता है। 63.5% महिला और 29.5% आदमी भी एनीमिया से अफेक्टेड है। जब लोग फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होते तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसी वजह से पॉवर्टी का साइकिल कंटिन्यू होता है। यही कारण है कि बिहार में प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट एक जटिल
मुद्दा है। एक एंटरप्रेन्योर चंदन राज ने अक्टूबर 2024 में ट्विटर पर लिखा कि बिहार में स्टार्टअप शुरू करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट काफी खराब है। इकोनॉमिस्ट सुंदराजन का कहना है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी और बिना इंडस्ट्रीज के नए जॉब्स नहीं बनेंगे। 2022-24 के बीच बिहार ने 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव किए, जो पहले के 6 साल में सिर्फ 2,500 करोड़। लेकिन गौरव के हिसाब से अभी भी सिचुएशन टफ है, क्योंकि बिहार में फैक्ट्रीज कम हैं, बिजली की दिक्कत है और काम का सिस्टम भी स्लो है। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स के मुताबिक भी बिहार का स्कोर सिर्फ 16.41% है। मतलब वहाँ बिजनेस शुरू करना काफी मुश्किल है। इस रैंकिंग में बिहार 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 21st नंबर पे है। ये बिहार के इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन को दिखाती है। दोस्तों, यही कारण है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिहारी लोग हर साल लाखों की संख्या में दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन यहाँ के लिए कोई चॉइस नहीं बल्कि सर्वाइवल का जरिया है। ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में और इवन नेपाल तक माइग्रेट करते हैं, जहाँ ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर छोटी मोटी जॉब्स जैसे रिक्शा चलाना, सिक्योरिटी गार्ड या डोमेस्टिक हेल्प की नौकरी कर लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने बताया है कि बिहार के ऑलमोस्ट 50% हाउसहोल्ड्स में कोई ना कोई माइग्रेट करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग काम करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि इनकी वजह से लोकल लोगों को लगता है कि उनकी जॉब छिन रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुंबई में एक लोकल वर्कर कंस्ट्रक्शन काम के लिए एक दिन का 700-800 रुपए मांगता है, जबकि एक बिहारी वर्कर वही काम 400-500 में कर देता है। अब कॉन्ट्रैक्टर किसको चूज करेगा? ऑब्वियसली जो सस्ता है उसको। इससे लोकल लोगों में गुस्सा आता है। वो सोचते हैं ये बिहारी आके हमारी रोजी रोटी खा रहे हैं। ये गुस्सा फिर नफरत में बदल जाता है और ये नफरत सिर्फ गाली गलौज तक नहीं रहती, कभी कभी ये वायलेंस में भी बदल जाती है। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन 2008 में तो मुंबई में कुछ ऐसा ही हुआ था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर्स ने ओपनली बिहार और यूपी के माइग्रेंट्स पे अटैक किए। इनका नारा था, एक बिहारी 100 बीमारी। एक पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन इसने रियल डैमेज किया। साउथ इंडिया में भी ऐसे केसेस आए। तमिलनाडु में 2023 में वायरल वीडियोस दिखे जहां बिहारी वर्कर्स पे अटैक हो रहे थे। दिल्ली में तो बिहारी शब्द ही एक गाली बन चुका है। लेकिन इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी बिहार से सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स इसलिए निकलते हैं क्योंकि यहाँ ना इंडस्ट्रीज हैं, ना आईटी हब्स, ना कॉर्पोरेट ऑफिसेस। तो लोगों के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मरो या फिर माइग्रेट करो। इसलिए हर घर में एक सपना होता है, बेटा आईएएस बनेगा। पर ये सपना कितनों के लिए पूरा होता है? और जो नहीं बन पाते उनका क्या? वो माइग्रेट करते हैं और फिर वही नफरत के शिकार बनते हैं। अब हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है इस समस्या को सुलझाया कैसे जाए। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम सिंपल नहीं है। ये पुराने और फंडामेंटल इश्यूज से जुड़ी हुई है और जब तक उन्हें सीधे टैकल नहीं किया जाता तब तक इसका परमानेंट क्योर मुश्किल है। सबसे बड़ा स्टेप है एजुकेशन। बिहार के लिए ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। सरकार को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग और क्वालिटी एजुकेशन पर सीरियस इन्वेस्टमेंट करना होगा। फेक टीचर्स और एग्जाम स्कैम्स को खत्म करना होगा। साथ ही करिकुलम में सिविक सेंस और सोशल वैल्यूज को शामिल करना जरूरी है। जब तक लोग एजुकेटेड और अवेयर नहीं होंगे तब तक नफरत और स्टीरियोटाइप्स का ये चक्रव्यूह नहीं टूटेगा। दूसरा स्टेप है एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री। बिहार को अपने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। आईटी हब्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स यहाँ एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। जब लोगों को अपने घर के पास काम मिलेगा तो माइग्रेशन नेचुरली कम होगा। ये तभी पॉसिबल है जब सेंट्रल फंड्स का सही इस्तेमाल हो और करप्शन को रोकने के लिए अकाउंटेबिलिटी हो। तीसरा स्टेप है नैरेटिव को बदलना होगा। मीडिया, बॉलीवुड और पॉप कल्चर में बिहारी को एक जोक, एक गाली या एक स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाया जाता है। इसके बजाय उनकी मेहनत, रेजिलियंस और कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करना होगा। जब तक रिप्रेजेंट
प्रेजेंटेशन पॉजिटिव नहीं होगा, डिग्निटी वापस नहीं आएगी। और लास्ट है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। बिहार के वोटर्स को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के नाम पर वोट देना होगा, ना कि कास्ट के नाम पर। पॉलिटिशियन को भी समझना होगा कि उनके लिए अब सिर्फ स्लोगन्स काफी नहीं है, उन्हें अपने काम का हिसाब देना होगा। कुल मिलाकर अगर बिहार को एक स्ट्रॉन्ग, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव स्टेट बनाना है तो ये 4 पिलर्स मजबूत करने पड़ेंगे। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल मैच्योरिटी और कल्चरल रिस्पेक्ट। नफरत सिर्फ एक रिएक्शन है, उसके पीछे की वजह को समझना और उसे एड्रेस करना ही असली सॉल्यूशन है। समस्या बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन भी उतना ही पावरफुल हो सकता है अगर इरादा पक्का हो। और दोस्तों, वही इरादा ही नया बिहार बनाएगा। अगर इस वीडियो से 1% लोग भी बदलते हैं तो मैं इसको अपनी जीत मानूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।